जो डिस्कशन हम लोग आज करने जा रहे हैं दैट इज oogenesis। थोड़ा मैं रिकैपिचुलेट कर दूं पहले कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था। Spermatogenesis and oogenesis both are gametogenesis। मेल गैमेट इज स्पर्म, तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, और फीमेल गैमेट इज ओवम, सो ओवम के बनने के प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है। सो ऑब्वियसली जब तक गैमेट नहीं बनेगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहले गैमेट का होना जरूरी है, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा। सो हम लोग आज oogenesis के बारे में और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी तौर पे कुछ बेसिक बातें आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन मींस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन ह्यूमंस। तो ऑब्वियसली फ्यूजन से पहले फर्स्ट क्राइटेरिया वुड बी कि गैमेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैसे होता है दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन द सेक्शन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। देखो सो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन को। यू हैव बीन गिवन सफिशिएंट टाइम टू ज्वाइन and straightforward let's begin and start the primary discussion। पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद oogenesis और spermatogenesis में आपको oogenesis को समझने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये बात आप दिमाग में पहले से रखिएगा। So anyway, in the previous class we had the discussion about the spermatogenesis। स्पर्म का टेस्टिस में बनना is termed as spermatogenesis। हमने बात की थी कि spermatogenesis को 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। That was growth phase, then we had सबसे पहले it was multiplication phase, then it was growth phase, then we had the maturation phase, और चौथा फेज था differentiation phase। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक सिंगल डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का बनना, दिस वाज व्हाट वी स्टडीड इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो दैट वाज दिस। और इस बात को प्लीज आप समझ लें, मुझे बार बार रिपीट करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स उस बात को सुन करके ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब और अंडरस्टैंड कर पाए। सो प्लीज be very careful and cautious in listening to the stuffs which is being delivered to you। आप ध्यान से सुनोगे अगर, तो आधा काम आपका सुनने ही से हो जाएगा, बाकी का हाफ एफर्ट जो है वो आपको पढ़ करके और थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट को एनालाइज करके आ जाएगा। तो स्पर्म का बनना है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि ह्यूमन मेल में होगा, और ओवम का बनना इज कॉल्ड oogenesis जो ह्यूमन फीमेल्स में होगा। ठीक है ना? सो वेरी ऑब्वियसली oogenesis एक ऐसा प्रोसेस, बट एक बहुत बड़ा फर्क स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में यह है कि oogenesis का जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। जब एक फीमेल चाइल्ड अपने मदर के वूम्ब में डेवलप होना शुरू होगी, तो जब बाकी के ऑर्गन्स बनेंगे, जब एम्ब्रियो के बाकी के ऑर्गन्स बनेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हार्ट बनेगा, किडनी बनेगा, लिवर की फॉर्मेशन होगी, ब्रेन बनेगा, उसी टाइम पे ओवरी की भी फॉर्मेशन हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये जो ओवरी जब डेवलप हो जाएगा ना, तो जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं ना, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं ना, ये जो सेल्स हैं, जैसे स्पर्म को बनाने वाले सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनिया, ये शायद आपको याद होना चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस में कहां? टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के विदिन। वैसे ही ओवरीज में oogonia पाए जाते हैं, वो स्मॉल माइन्यूट सेल जिनसे ओवम की फॉर्मेशन होती है, दैट्स कॉल्ड oogonia। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि गोनाड के जो सेल्स में सेल डिवीजन होगा, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच इज कॉल्ड meiosis। Mitosis takes place in the different cells of the body apart from the
अपार्ट फ्रॉम द गोनाड, गोनाड के अलावा जितने भी अदर सेल्स है बॉडी में, उन सब में जो सेल डिविजन होगा दैट्स कॉल्ड माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल बनता है। एक डिप्लॉइड सेल से दोनों नया जो सेल बनेगा दे बोथ विल बी डिप्लॉइड, इसीलिए माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। जबकि मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं 2 स्टेप में। पहले स्टेप में एक डिप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड बनेगा विच इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन दोनों हैप्लॉइड मियोसिस से 2 और हैप्लॉइड मियोसिस बनेंगे। मतलब टोटल एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जब मियोसिस पूरा कंप्लीट होगा तो। ठीक है ना, मतलब ये बेसिक बातें आई एक्सपेक्ट के आपके दिमाग में हैं। तो ऑब्वियसली oogenesis में भी हम मियोसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि गैमेट्स जो होगा फीमेल गैमेट विच इज ओवम, इट इज आल्सो हैप्लॉइड। और ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेल गैमेट इज स्पर्म विच इज हैप्लॉइड एंड द हैप्लॉइड ओवम फ्यूजेस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, और इसी जाइगोट से आगे की पूरी डेवलपमेंट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से अब अपनी स्लाइड पे, अपने स्क्रीन पे, कि जो oogonia है, दिस oogonia इज द सेल विच विल फॉर्म अ ओवम। ओवम की फॉर्मेशन oogonia से होगा। oogonia को आप गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है, या फीमेल मदर सेल भी बोलते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल बोलते थे। ठीक है, अब ध्यान से सुने और पहले समझें कुछ प्राइमरी बातों को आप, उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये जो oogonia के बनने का प्रोसेस है ना, ये oogonia के बनने का प्रोसेस एक फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि एक बच्ची जब अपने मदर के वूम में डेवलप हो रही है, तो ये तकरीबन 5 महीने की ग्रोथ होने के बाद जब ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे ना बॉडी के अंदर, तो ये ओवरीज भी बन जाएंगे फीमेल के बॉडी में, जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसके बॉडी में। तो ऑब्वियसली इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब oogonia की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे oogonia बनने के बाद वो वहां पे बनने के बाद फिर पॉज होके रुक जाएंगे। ये जो oogonia है ये काफी सारी oogonia बन जाते हैं, मतलब ये अराउंड लाइक सेवरल लैक्स oogonia बन जाते हैं। बट उसके बाद ये लाइफ टाइम में दोबारा और oogonia नहीं बनेगा। ये oogonia एक्चुअली डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इनमें, मतलब जो मियोसिस है। और ये ध्यान से सुनो मेरी बात प्लीज आप अटेंटिविटी के साथ, कि oogonia का नंबर एक बच्ची में, एक फीमेल चाइल्ड में एम्ब्रियो स्टेज में जितना बन गया उतना ही बना रहेगा। उसके बाद पूरी लाइफ टाइम में और नंबर ऑफ oogonia नहीं बढ़ेगा। मेल में क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया लाइफ लॉन्ग बन सकता है, उसका नंबर लिमिटेड नहीं है, बट oogonia का नंबर लिमिटेड होता है। और इसकी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद। मतलब कि कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब हो गया और ये फीमेल चाइल्ड का जितना भी एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होना था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद बर्थ के बाद एक भी oogonia की फॉर्मेशन नहीं होगी लाइफ टाइम में। ठीक है ना। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने आप, जब एम्ब्रियो के अंदर oogonia की फॉर्मेशन हो रही है तो साथ साथ उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, बट ये थोड़ा सा होकर के रुक जाता है। मतलब मियोसिस का इनिशियल स्टेज, जैसे आपको शायद याद हो कि मियोसिस और माइटोसिस के अंदर भी सब स्टेजेस होते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, शायद आप याद रिकॉल कर पाए इस बात को। तो देयर आर सेवरल सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। ठीक है ना। तो ये जो oogonia है इसकी डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर स्टेज में आकर के पॉज हो जाती है, और वो प्रोफेज 1, जैसे मियोसिस 1, मियोसिस 2, 2 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा मियोसिस। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, एनाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। वैसे ही मियोसिस सेकेंड में बात होती है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। तो एकदम मियोसिस के स्टार्टिंग में प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में ये
पॉज होके रुक जाएगा, मतलब कि डिवीजन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि और नंबर ऑफ oogonia ऐड नहीं होने वाला। अब फीमेल चाइल्ड की बर्थ हो जाएगी इसी स्टेज में। इस स्टेज में जो oogonia का नाम है उसको नाम दिया गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में आकर के oogonia का सेल डिवीजन पॉज हो गया, अरेस्ट हो गया, ठहर गया। अब आगे, इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बर्थ के बाद होना है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप प्लीज समझें, oogonia एम्ब्रियोनिक स्टेज में बना और इन oogoनियाज में डिवीजन की शुरुआत हुई। डिवीजन मतलब मियोसिस स्टार्ट होगा। मियोसिस इज द सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन गोनाड। तो मियोसिस के बहुत से स्टेजेस है ना, तो मियोसिस का जो स्टेज है, इनिशियल स्टेज, प्रोफेज, उस प्रोफेज में ही आकर के ये oogonia का जो डिवीजन है ये ठहर जाएगा, पॉज हो जाएगा, जिसको आप बोलेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte is the name given to the primary oocyte is the name given to the initial stage of oogonia। मतलब एक बच्ची जब पैदा होगी ना, मां के कोख से बाहर आएगी, तो इस फीमेल चाइल्ड के ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे प्राइमरी oocytes हैं। नो मोर oogonia। oogonia डेवलप होके oocyte बन गया है, ठीक है। तो oogonia का एक डेवलप्ड स्टेज है oocyte। तो ये जो प्राइमरी oocytes हैं, इन प्राइमरी oocytes में आकर के oogonia ठहर गया, ठीक है। कब तक ठहर जाएगा? बर्थ से लेकर के, मतलब अभी आगे स्टेप डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होगी जब पुबर्टी अटेन होगा। तो पुबर्टी तक अब इन प्राइमरी oocyte का थोड़ा 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 डेवलपमेंट होता चला जाएगा। कैसे? ध्यान से देखें, इन प्राइमरी oocyte जो है ना, छोटे छोटे, मुझे देखो और स्क्रीन को भी देखो, आप कोशिश करो कि आप मुझे मेरे हैंड के सिंबल्स और इंडिकेशंस और एक्शंस को भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो छोटे छोटे oocytes है ना, बहुत सारे oocytes, ठीक है। शुरू में तो ये लाखों में थे, बट धीरे धीरे डीजेनरेट होते होते इनका नंबर 60,000 से 80,000 के आसपास बच पाता है। मतलब ये जो बर्थ हुई बच्ची की, जिसके ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे oocytes हैं, इन oocytes से जो ओवम का डेवलपमेंट है या फिर पुबर्टी का अटेनमेंट है, इसकी एज है 10 साल से 12 साल। तो बच्ची के पैदा होने से लेकर के 12 साल तक की उम्र तक ये जो oocytes प्रेजेंट है ओवरीज के अंदर, इनमें बहुत स्लो रेट से डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का काम चलता रहेगा। What will happen here? Try to understand carefully. ये जो प्राइमरी oocytes है ना, माइन्यूट प्राइमरी oocytes, इन oocytes के ऊपर एक लेयर चढ़ेगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर, पतला पतला परत चढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब प्राइमरी oocyte के ऊपर एक ग्रैन्युलोसा का लेयर चढ़ जाएगा, अंदर में प्राइमरी oocyte, ऊपर से एक प्रोटेक्टिव ग्रैन्युलोसा का लेयर, तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी oocyte के ऊपर जब ग्रैन्युलोसा का लेयर चढ़ जाएगा, तो दिस विल बी गिवन अ टर्म कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो कि मतलब जिनके ऊपर सारे प्राइमरी oocyte के ऊपर प्राइमरी ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर चढ़ेगा, सबको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाएगा। तो वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी, जिसका नंबर तकरीबन तकरीबन 60,000 से 80,000 के आसपास बचेगा। था ये लाखों में, बट ये 10 से 12 साल की उम्र तक सिकुड़ते सिकुड़ते डीजेनरेट होते होते फिर इनका नंबर तकरीबन 60,000 से 80,000 के आसपास बचता है टिल पुबर्टी। यहाँ पे आप पढ़ते जाएंगे थर्ड ब्लॉक पे। Many follicle degenerate from birth to puberty. Around 60,000 to 80,000 in each ovaries बचते हैं पुबर्टी आते आते तक, ठीक है ना। अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है, इन प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर फर्दर और लेयर ऐड होगा, मतलब ईयर बाय ईयर, 5 साल की उम्र तक ये प्राइमरी फॉलिकल था, फिर 6 से 7 साल तक और लेयर थिक होगा, तो इसी का नाम हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है ना। फिर जब पुबर्टी का एज करीब आएगा, एज 9 से 10 साल की होगी, तो और लेयर ऐड होगा और अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है, तो इसको फिर नाम दिया जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल बनेगा ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, टर्शियरी फॉलिकल अब ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि अब कुछ वक्त के बाद पुबर्टी अटेन होने वाली है। साल 1.5 साल में फीमेल में पुबर्टी अटेन हो जाएगा,
तो ऑब्वियसली ये जो फॉलिकल, इसके अंदर ओवम के बनने का प्रोसेस भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ध्यान से पढ़ोगे अपनी स्क्रीन पे, ऊपर वाले बॉक्स को सारे लोग, 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, सबको थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ो। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में बात ये है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और इस कैविटी को एंट्रम बोला जाता है, खोखला स्पेस जो होगा दैट्स कॉल्ड एंट्रम। थीका लेयर जो है, ये थीका लेयर जो है अंदर वाला, ये बहुत वैस्कुलर है, मतलब ब्लड सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट है ताकि न्यूट्रिशन वगैरह पहुंचता जाएगा सेल डिवीजन के लिए। और एक्सटर्नल वाला जो है वो फाइबरस है, टफ और हार्ड है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला लेयर है थीका का, जिसको थीका इंटरना बोला जा रहा है, ये 10 to 15 लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स का है, और इसके ऊपर ग्रैन्युलोसा का लेयर है। इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, और प्राइमरी oocyte वही सेल है जो कि ऊगोनिया के इनिशियल स्टेज के डेवलपमेंट से आकर के पॉज हो गया था। अब इन प्राइमरी oocyte में अब प्रोसेस आगे कंप्लीट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पुबर्टी अब अटेन होगी। तो प्राइमरी oocyte 2n है, 2n का मतलब डिप्लॉइड है, मतलब इसमें अगर ह्यूमन का ये प्राइमरी oocyte है तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स है। So primary oocyte within the follicle size increases and first meiotic division, जिसको unequal बोलते हैं आप, मतलब जिसमें होता क्या है, देखो ध्यान से सुनोगे मेरी बात, आप थोड़ा अटेंटिव हो जाना, यहाँ पे आप अलर्ट हो जाना कि नॉर्मली जब मियोसिस फर्स्ट खत्म होगा तो एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। जब भी एक प्राइमरी oocyte खत्म होगा तो डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा हम लोग डायग्रामेटिकली देखें कि एक यहाँ पे आप देखो एक डिप्लॉइड सेल से यूजुअली 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जब भी मियोसिस 1 खत्म होता है, तो ये छोटे छोटे 2 सेल्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ये था 2n डिप्लॉइड, और इससे जो बनेंगे ये दोनों, ये होंगे n हाफ, ठीक है। यही बात हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस में भी। बट फीमेल में जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि इस डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte से जब डिवीजन होगा ना, तो यहां पे बनेगा सेकेंडरी oocyte। एक बनेगा सेकेंडरी oocyte जो कि फंक्शनल होगा, एक्टिव होगा, ये वाला मान लो आप, ये है सेकेंडरी oocyte। और दूसरा जो बनेगा ना, ये होगा डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलेंगे पोलार बॉडी, मतलब कि ये किसी काम का नहीं है, ये नॉन फंक्शनल है। ये वाला फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल बन गया। मतलब ये नॉन फंक्शनल का पॉइंट यहां पे ये है कि इतना ज्यादा हार्मोन का कंजम्पशन होगा इस प्रोसेस में कि नॉर्मली मियोसिस के कंप्लीट होने पे, एक मियोसिस के कंप्लीट होने पे, या मियोसिस फर्स्ट के, मियोसिस 2 स्टेप में होगा ना, तो पहले स्टेप में डिप्लॉइड से 2 हैप्लॉइड बनते हैं, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन दोनों हैप्लॉइड से 2 और हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये यूजुअली मियोसिस में होता है। बट oogenesis में ऐसा है कि एक डिप्लॉइड सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड बनने चाहिए थे, बट एक हैप्लॉइड और एक पोलार बॉडी बन जाता है। पोलार बॉडी मतलब कि ये नॉन फंक्शनल डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर है। ये पूरा डेवलप ही नहीं हो पाया ड्यू टू द लैक ऑफ एटीपी, जो इसको नहीं मिल पाया, पूरा का पूरा एटीपी खर्च हो गया एक को डेवलप कर पाने में, और ये पार्शियली डेवलप्ड या फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, अभी मुझे देखो, जैसे एक एक यहाँ पे डिप्लॉइड सेल था, इससे 2 हैप्लॉइड सेल्स बने, अब इन दोनों हैप्लॉइड से 2 और हैप्लॉइड बनते, बट अब ये तो एक नॉन फंक्शनल हो गया, तो इससे तो कुछ नहीं बन सकता। अब ये जो एक हैप्लॉइड है, इससे 2 और हैप्लॉइड तो कम से कम बनने चाहिए। बट होता ये है कि इस सिंगल हैप्लॉइड से 2 और हैप्लॉइड नहीं बन पाते, इससे भी एक फंक्शनल हैप्लॉइड बनता है, और यहाँ एक और पोलर बॉडी बनता है। इस चीज को ना थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं हम लोग, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो अच्छे से, एक 2n था, 2n मतलब ये उगोनिया है, ग्रोथ फेज हुआ तो बहुत सारा उगोनिया बन गया, ठीक है ना। अब बहुत सारी उगोनिया का जब प्राइमरी oocyte बन गया, तो ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड है। जब इसमें आगे का प्रोसेस होता है पुबर्टी अटेनमेंट पे,
तो देखो यहां से ध्यान से कि इस डिप्लॉइड से बनना चाहिए था कि ये एक हैप्लॉइड है और ये दूसरा हैप्लॉइड भी बनना चाहिए था, बट ये दूसरा हैप्लॉइड नहीं बन पाता, ये क्या बन गया, नॉन फंक्शनल, जिसको आप क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। लेकिन ये एक फंक्शनल बना, ये एक एन बना। देखो इसकी कहानी आपको पता है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि फीमेल में पूरे साइकिल में सिर्फ एक ओवम बनता है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मली एक डिप्लॉइड से तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनने चाहिए थे, जो स्पर्म में बनते हैं कि एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से 4 फंक्शनल स्पर्म बनता है, तो फीमेल में 4 ओवम क्यों नहीं बनता है? फीमेल में भी तो मियोसिस हो रहा है, तो फीमेल में हर साइकिल में, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम क्यों आता है, बाकी 3 का क्या हो गया? तो वो एक्सप्लेनेशन यहां आप ध्यान से समझेंगे कि जब डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये जो है सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, यहां पे लिखा है, पढ़े आप, सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है ना, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी और दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो किसी काम का नहीं है, डिजेनरेट कर गया। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बना है, इस सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होगा, सेकेंड मियोसिस का स्टेप होगा, देखो यहां पे आप, मियोसिस सेकेंड, तो क्या हो रहा है कि एक फंक्शनल हेप्लॉइड सेल बना और ये फिर से बन गया एक और पोलर बॉडी। यहां पे भी 2 ओवम नहीं बन पाए, एक फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बनेगा जिसको हम ओवम बोलेंगे, एक्चुअली ये होगा ओवम, और ये हो गया क्या, ये हो गया कुछ नहीं, ये डिजेनरेट करके खत्म हो जाएगा, जिसका नाम दिया गया पोलर बॉडी। पोलर मतलब डिस्टेंट, पोलर मतलब जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जिसका कोई रोल नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या है, ऐसी रद्दी है हमारे लिए, उसको ये नाम दे दिया गया पोलर बॉडी। अब मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, एक बार थोड़ा और ध्यान से अटेंटिवली आप प्लीज सुन लीजिएगा, तो इस oogenesis के प्रोसेस को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे थोड़ा आसानी से। कहानी कुछ यूं है कि यहाँ पे भी वैसे ही स्टेजेस होंगे जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होते थे, बट वहां पे 4 था, यहाँ 3 है, लास्ट वाला यहाँ नहीं होगा। पहला स्टेज था मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा था ग्रोथ फेज और तीसरा था मैच्योरेशन फेज। वहां पे चौथा डिफरेंशिएशन फेज भी होता था, बट यहां डिफरेंशिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ नहीं बनना होता। वहां पे गोल गोल स्पर्मेटिड को लंबे लंबे कीड़े की तरह स्पर्म का जो शेप होता है, उस शेप के लेने के प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन फेज मानते थे। यहां तो स्फेरिकल शेप का ओवम बना और वही रह गया, वो कोई लंबा इलोंगेटेड टेल लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं बनने वाला, तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, जहां पे माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में एक डिप्लॉइड उगोनिया से बहुत सारी उगोनिया बन रहा है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो आप, दिस इज द डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है और ग्रोथ, मतलब बहुत सारे नंबर में इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होगा कि उगोनिया से इनिशियल स्टेज का प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। पैदा होने से लेकर के पुबर्टी तक ये स्टेज होता रहा थोड़ा थोड़ा करके, इसमें ग्रैन्युलोसा का लेयर चढ़ा, ये फिर फॉलिकल बना। हमने डिस्कस किया था, याद है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है कि ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करे और वहां पे ओवम की फॉर्मेशन कराए। तो ये जो ओवम की फॉर्मेशन एफएसएच करवाएगा, ये करवाएगा टर्शियरी फॉलिकल्स पे। हमने डिस्कस किया ना कि प्राइमरी oocyte बन के बच्ची पैदा हो रही है, अब प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैन्युलोसा का लेयर चढ़ता है, फिर उसका नाम पड़ जाता है प्राइमरी फॉलिकल, उस पर और लेयर चढ़ता है कुछ वक्त के बाद, फिर उसी का नाम पड़ जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर जब ये एज और इंक्रीज होती है तो और थिकर लेयर चढ़ता है, इसका नाम हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर थीका और एंट्रम भी डेवलप हो जाते हैं, एंट्रम इज द हॉलो स्पेस, थीका इज द लेयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात अभी आई कि थीका में 2 तरह के लेयर्स थे, अंदर और बाहर। एक्सटर्नल वाला लेयर फाइब्रस होता है और अंदर वाला वैस्कुलर होता है। अंदर वाला ब्लड सप्लाई वगैरह प्रोवाइड करेगा ताकि एक्टिव रहे सेल और सेल डिवीजन और सारी प्रोसेस चल सके। फाइब्रस वाला एक्सटर्नल वाला लेयर जो होगा वो प्रोडक्शन के लिए होगा सर। तो वो सारी कहानी जो है वो अब यहाँ पे वो सारी कहानी आउट ऑफ स्लाइड है। अभी स्लाइड में जो दिख रहा है आपको वो ये कहानी है कि जो 3 स्टेजेस हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में माइटोसिस हुआ, ये सारी कहानी एम्ब्रियो के अंदर होती है।
कि उगोनिया का नंबर बढ़ा, बहुत सारा उगोनिया, बहुत सारा और बहुत सारा और बहुत सारा होता चला गया, कई लाख उगोनिया बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि उगोनिया में मियोसिस की शुरुआत होगी, ये भी एम्ब्रियो के अंदर चल रहा है। तो फिर उगोनिया में अब क्या होगा कि उगोनिया का प्रोफेज 1 तक होकर के ठहर जाएगा और उस स्टेज को नाम दिया गया प्राइमरी oocyte। ये है आपका ग्रोथ फेज, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ, ये चलेगा अभी, ये फर्दर चलेगा। फिर ये पैदा होने के बाद भी चलेगा, बच्ची का जो बर्थ हो गया तो बर्थ से लेकर के पुबर्टी तक भी ये ग्रोथ फेज चल रहा है, जिसमें प्राइमरी oocyte के ऊपर फिर ग्रैन्युलोसा का लेयर चढ़ा, ये फॉलिकल बना। क्या फॉलिकल? सबसे पहले तो प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर और लेयर चढ़ा कुछ सालों में तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर और लेयर चढ़ा तो ये बना टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में जाके थर्ड स्टेज होगा जिसको आप बोलेंगे मैचुरेशन फेज। टर्शियरी फॉलिकल में जाने के बाद फिर क्या होगा कि मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, फिर मियोसिस 2 भी कंप्लीट होगा। तो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो फिर क्या बनेगा कि डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte से एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी किसी काम का नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द फर्स्ट पोलर बॉडी। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के डिवीजन से सेकेंडरी oocyte बना, ये हैप्लॉइड है। अब ये वाला पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका कोई काम नहीं है, डिजेनरेट हो गया, खत्म हो जाएगा बॉडी से ये। लेकिन फिर भी हम इसको अभी ले रहे हैं क्योंकि हम मियोसिस का फोर्क देख रहे हैं, इसका हम फ्लो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा है क्या, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा, तो मियोसिस सेकेंड जब होगा सेकेंडरी oocyte में, तो इससे 2 और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, बट एक फंक्शनल एक और नॉन फंक्शनल बन गया। जो नॉन फंक्शनल बना उसको बोलेंगे सेकेंडरी या फिर सेकेंड पोलर बॉडी, और जो फंक्शनल सेल है इसका नाम पड़ गया ओवम। और यही ओवम अब एलएच जो है ये ओवरी से बाहर निकालता है, जिसको आप ओवुलेशन बोलते हैं, 14वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिए आप, ताकि जो बात हमने अभी समझने की कोशिश की है इससे आप थोड़ी सी रिलेट कर पाएंगे। देखो अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ये ओवरी का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि इसके अंदर कैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। ये एनसीईआरटी बुक में भी आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, सिमिलर कहानी वहां भी चल रही होगी। मतलब प्राइमरी oocyte से ही डेवलप होगा फाइनली जाकर के ओवम। प्राइमरी oocyte के ऊपर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ उसके अंदर बाद में मतलब जब उसका मैचुरेशन फेज आएगा तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte से फिर ओवम बनेगा फाइनली। और पार्शियली साइड साइड से 2 पोलर बॉडी बन रहे हैं। पहले बना फर्स्ट मियोसिस से, उसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और उसके बाद बना मियोसिस सेकंड से, जिसका नाम है सेकंड पोलर बॉडी। कोई सिग्निफिकेंस या कोई रोल नहीं है इन पोलर बॉडीज का रिप्रोडक्शन में, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या तो फीमेल के किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव फिनोमिनाज में। इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट काइंड ऑफ सेल जो कि कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाया, दैट्स ऑल। ये डायग्राम है मैच्योर फॉलिकल के अंदर का जो प्रोसेस अंदर चल रहा होगा। ये जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंट्रम है, ये हॉलो स्पेस है। ये जो ओ दिख रहा है आपको ये है ओवम, ठीक है। ये जो जीसी दिख रहा है आपको ये ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और ये जो टीएफ दिख रहा है ये थीका फॉलिकल, जिसकी वजह से इसको आप टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देखो आप, ऊ इज oocyte, या इसी से ओवम डेवलप होगा अल्टीमेटली। एंट्रम इज द हॉलो स्पेस जिससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा बाहर, बाद में प्रोजेस्टेरॉन इसी एंट्रम से रिलीज होगा। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, हम लोग अभी आगे बात करेंगे उस बारे में भी। आई डोंट वांट टू क्रिएट मच ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू पीपल। थियरी पढ़ेंगे, प्लीज ध्यान से जरा अलर्ट हो जाइए और स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिएगा यहाँ से आप। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जिसका नाम ओवम है इन द फॉलिकल्स ऑफ ओवरी, द प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis. oogenesis starts during the embryonic stage. जब एक बच्ची अपने माँ के वूम में एज एन एम्ब्रियो डेवलप हो रही होगी, उसी टाइम से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा ओवम का, और प्रोसेस का नाम oogenesis है। The germinal epithelium of the ovary divides mitotically to produce millions of gamete mother cell, जिसका नाम oogonia होता है। बहुत सारी oogonia बनना शुरू हो जाएंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। No oogonia are formed or added after birth. बर्थ के बाद एक भी oogonia ऐड नहीं होने वाला है any further. oogonia enter into the meiosis 1 और उसमें भी prophase 1 तक, and then get suspended and forms primary oocyte. Primary oocyte में आकर के ठहर जाएगा, पॉज कर जाएगा, रुक जाएगा,
प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग द पुबर्टी द प्राइमरी oocyte रीस्टार्ट्स, जब पुबर्टी वापस से अटेन हो जाएगी तो प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट फिर आगे बढ़ेगा सेकेंडरी oocyte में, और फिर सेकेंडरी oocyte के बाद ओवम बनेगा, ठीक है। ओके, now oogenesis takes place in 3 stage: multiplicative phase, growth phase and maturation phase। यहां कोई डिफरेंशिएशन फेज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि स्पेरिकल शेप का छोटा सा ओवम वही मैच्योर शेप है उसका। स्पर्म में क्या था कि स्पर्मेटिड बनता था, फिर उन स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट किया जाता था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए 3 फेज का पूरा स्टेप है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज में नंबर बढ़ेगा सिर्फ। एम्ब्रियो के अंदर होगी ये कहानी कि एक उगोनिया से बहुत सारी उगोनिया माइटोसिस और माइटोसिस और माइटोसिस और माइटोसिस करते करते बढ़ेंगे, ठीक है। सो सर्टेन प्राइमरी जर्म सेल लार्ज साइज और बड़ा सा न्यूक्लियाई वाला ये होगा ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग अंडरगोज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन। माइंड यू, माइटोसिस से डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, मियोसिस जब होता है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ हैप्लॉइड एग सेल्स जिसको उगोनिया नाम दिया गया है। माइटोसिस जब उगोनिया का होगा तो बहुत सारी उगोनिया बनेंगे, फाइन एनफ। ये मल्टीप्लिकेशन फेज में कहानी थी। उसके बाद कहानी होगी ग्रोथ फेज की। ग्रोथ फेज लंबा होता है। लंबा कितना लंबा? 12 से 13 साल का। कैसे? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है और पुबर्टी तक खिंच जाता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ महीने उसके अंदर भी हो गए, 3 महीने 4 महीने, और उसके बाद बच्ची पैदा हुई। पैदा होने से लेकर के पूरा का पूरा पुबर्टी अटेंड 12 साल तक। तो ये तकरीबन 12 से 12.25 साल के आसपास का होता है, इसलिए 12 से 13 साल के बीच का टाइम बताया गया। 12 साल ऐसे पुबर्टी तक, और 2-3 महीना कब? एम्ब्रियो एम्ब्रियो मतलब एज एन एम्ब्रियो, जब तक वो बॉडी के विद इन, माँ के बॉडी के विद इन डेवलप हो रही है। क्लियर है बात? तो मदर के बॉडी में जो स्टेज होता है वो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस प्राइम उगोनिया का मियोसिस स्टार्ट हो गया, और मियोसिस स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा होने के बाद ठहर गया प्रोफेज 1 में, और उसके बाद उसका नाम दिया गया प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte पढ़े प्लीज। सेकंड पॉइंट, one of the diploid oogonia undergoes growth in the cytoplasm, an accumulation of yolk and transformation into the large cells called primary oocyte। प्राइमरी oocyte तक बात आकर के रुक जाएगी। उसके बाद चाइल्ड की बर्थ हो गई। बर्थ होने के बाद इस प्राइमरी oocyte पे ग्रैन्युलोसा का लेयर चढ़ेगा, जो अभी बात हमने देखी, ठीक है। अदर oogonia forms a single hard follicular epithelium, जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल या पी फॉलिकल यहां लिखा हुआ है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स फॉर्म्स द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड बनेगा, थोड़ा एंट्रम बोलेंगे, और स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte अभी भी अंदर है। प्राइमरी oocyte के ऊपर जब लेयर चढ़ा था तो वही बन गया था प्राइमरी फॉलिकल, और थिक हो गया तो वो बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। उसके अंदर हॉलो एंट्रम वगैरह डेवलप हो गए तो ये बन गया टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन अंदर जो सेल है वो अभी भी क्या है? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा इनटू सेकेंडरी oocyte, ये होगा जब मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा। तो ये टर्शियरी फॉलिकल आकर के अब ये बन करके ठहर जाएगा। इसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोला जाता है। ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ओके, अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? मैच्योरेशन फेज में अ फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte जो डिप्लॉइड है, इसमें पहले होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1, which will result in the formation of two unequal size haploid cells। unequal क्यों? क्योंकि एक बना सेकेंडरी oocyte और एक बना पोलोसाइट या पोलर बॉडी। पोलोसाइट या पोलर बॉडी जिसका कोई फंक्शन नहीं है, ये नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte अंडरगोज द मियोटिक सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिससे बनेगा लार्ज ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी दोनों डिजेनरेट होकर खत्म हो जाएंगे। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन जिसको जोना पेलुसिडा बोला जाएगा, और ये ओवम की प्रोटेक्शन करेगा। ये जोना पेलुसिडा लेयर ओवम को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नली। ये कहानी जब हम लोग अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो ये बात आएगी। ये नाम याद रखेंगे आप, जोना पेलुसिडा। क्या होता है ये? जोना पेलुसिडा इज अ प्रोटेक्टिव लेयर
जो कि ओवम के चारों तरफ स्प्रेड आउट होता है और प्रोटेक्ट करता है ओवम के डैमेज या इंजरी या डिजनरेशन को। क्लियर है बात? ओके, सो ये इस तरह से प्रोसीड अहेड होगा फीमेल्स में। ओवरी के अंदर का प्रोसेस है ये। ओगोनिया जो डिप्लॉइड था, इससे डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte बना, फिर प्राइमरी oocyte के डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स बने, एक पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से फिर एक फंक्शनल ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको एनालाइज करो आप, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। इस वाले स्ट्रक्चर को आप गौर से देखो, क्विकली फास्ट। सो what is fertilization? Fertilization refers to the fusion of the male and the female gamete. So male gamete is sperm in the case of human and female gamete is ovum. ठीक है, तो sperm और ovum का fusion, sperm और ovum के fusion होने के लिए सबसे पहली requirement क्या है? सबसे पहली requirement ये है कि copulation होना चाहिए। copulation को आप इंटरकोर्स भी बोलते हैं, कॉप्यूलेशन को आप कोइटस भी बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था इस बारे में। सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड अगर किया जाए तो कॉप्यूलेशन रेफर्स टू अ फिनोमेना इन व्हिच द पेनिस इज इंसर्टेड इन द वजाइना सो दैट द सीमेन कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी, क्योंकि सीमेन में स्पर्म फ्लोट कर रहे होते हैं। तो आप पहला पॉइंट यहां पढ़ेंगे जरा कि ड्यूरिंग द कोइटस या ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन semen is released by the penis into the vagina and this process is called insemination. The process is called insemination. मतलब process किस बात का insemination? Insemination is के semen transfer, but insertion of penis into the vagina is called copulation. Fine. उसके बाद क्या होगा? जब बहुत सारा सीमेन ड्रेन हो जाएगा into the cervical canal या सर्विक्स में जाकर के बहुत सारा सीमेन ड्रेन आउट हो जाएगा, फ्लूइड है ऑब्वियसली वो, तो उसमें बहुत सारे स्पर्म फ्लोट कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म फ्लोट कर रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया था। ये जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, इनमें अब एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन होगा इस बात के लिए कि कौन पहले जाकर के ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, क्योंकि ओवम का नंबर 1 है और स्पर्म का नंबर जो है वो मिलियंस में है, वो कई लाख हैं, सेवरल मिलियंस है रादर। इतने सारे स्पर्म में से कोई एक ही स्पर्म होगा जो सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे क्विक पहुंच पाएगा, वो जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो जो सीमेन ड्रेन हुआ है इंसेमिनेशन में, वो सर्वाइकल कनाल पे हुआ है और अभी लंबा, बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि ओवम कहां प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है ना, ये बात याद है आपको? डायग्रामेटिकली एक बार देखते हैं इस चीज को। यहाँ पे देखो, ये एक हाफ साइड का स्ट्रक्चर है, ये आपका ये फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है आपको, ये इस साइड से फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरा जोन फैलोपियन ट्यूब का है। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा पूरा पार्ट, ये है ओवरी, ये है यूट्रस। ठीक है ना, तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम रिलीज होकर के आता है, ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो इट विल बी हियर। ठीक है, ये आने के बाद फाइनली यहाँ पे आकर के ठहरेगा। अभी बाकी का जो पार्ट है ना उसको भूल जाओ, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो जंक्शन है इसको आप बोलते हैं एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। ये एम्प्यूला है और ये पार्ट इस्थमस है, तो इस्थमस और एम्प्यूला के बीचों बीच का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। और इसी स्पेस पे आकर के ओवम रिलीज होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 14वें दिन। आपको याद होना चाहिए बात, ठीक है ना। और ये है सर्वाइकल कनाल, यहाँ पे इस रीजन में आके स्पर्म्स या बहुत सीमेन में फ्लोटिंग स्पर्म ड्रेन हो जाएंगे। इस रीजन में बहुत सारा सीमेन जो है वो यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेनिस का इंसर्जन यहीं तक होगा ऑब्वियसली, और सारा सीमेन यहीं ड्रेन हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे स्पर्म फ्लोट कर रहे हैं। तो अब इन स्पर्म्स को यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ तक पहुंचना है। कहां तक? फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब में भी कहां तक? एम्पिला और इस्थमस के जंक्शन तक, क्योंकि ओवम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक सिंगल उसको ओवम बोलेंगे। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अब इस रेस में बहुत सारे स्पर्म दौड़ पड़े हैं,
जो सबसे केपेबल, सबसे फास्ट, सबसे क्विक होगा वो उतना जल्दी और फास्ट वहां पे पहुंच पाएगा। जो सबसे पहले पहुंचेगा रादर वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा। बट बाद में आने वाले सारे के सारे स्पर्म जो होंगे वो डिजेनरेट हो जाएंगे। पीछे से जितने देखो, ये जो ओवर दिख रहा है आपको, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ओवम को कवर करके रखने वाला लेयर है बाहर से। स्पर्म जब जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा, सरफेस पे जाएगा, तो स्पर्म अपने हेड से एक्रोजोम से रिलीज करेगा एंजाइम। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज नाम का एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा और उसको तोड़ने से मतलब रप्चर करेगा और उसके अंदर स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज यहां पे ये होगा, जैसे ही एक स्पर्म भी पेनिट्रेट करके अंदर चला गया ना, ये जो लेयर है ना, ये जो पूरा का पूरा कोटिंग है ओवम का, ये हो जाएगा इम्परमिएबल फॉर एनी फर्दर स्पर्म जो पीछे से आ रहा है। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे पीछे से आने वाले किसी भी स्पर्म को एंट्री नहीं मिल पाएगी उस ओवम में। एक बार एक स्पर्म अंदर चला गया तो, एक स्पर्म अंदर चला गया तो पीछे से आने वाले सारे स्पर्म के लिए रास्ता बंद। ठीक है, जस्ट गेट दिस इनटू योर माइंड स्ट्रेट। ये बात अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। वापस आते हैं इस वाले पेज पे जहां पे हम थे। सो सेकंड पॉइंट पढ़े यहाँ पे द swim rapidly, passes through the cervix, enter into the uterus, and finally reaches the junction of isthmus and ampulla. Ampullary isthmic junction of fallopian tube. क्योंकि this is the site where ovum is found, if at all it is found. ओवम अगर प्रेजेंट रहेगा तो यहीं पे रहेगा, वरना नहीं रहेगा। वरना नहीं रहेगा मतलब हर दिन थोड़ी रहेगा ओवम। ओवम तो प्रेजेंट होता है वहां पे सिर्फ पर्टिकुलर एक दिन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और आने के बाद 48 घंटे तक जिंदा रहता है। ये बातें हमने डिस्कस की हुई है पहले, राइट। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इफ द ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी isthmic junction, then the fertilization will take place. देखो मेरी बात को कान खोल के सुनो। जब जब कॉप्युलेशन होगा, मतलब जब जब सीमेन फीमेल के बॉडी में किया जाएगा, तब तब ऑब्वियसली स्पर्म तो बॉडी में जा ही रहा है, बट ओवम वहां रहेगा जिस टाइम पर, उसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि जब जब कॉप्युलेशन होगा दैट विल रिजल्ट इनटू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने की शर्त यह है कि ओवम और स्पर्म दोनों प्रेजेंट होना चाहिए एक साथ, ठीक है ना। तो ओवम का लाइफ स्पैन तो सिर्फ 48 घंटों का है। ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इस बात को दोबारा दिमाग में बिठा लीजिए कि इस बात से हम लोग ये समझते हैं कि नॉट एवरी कॉप्युलेशन विल रिजल्ट इनटू प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है कि जब जब भी कोइटस या कॉप्युलेशन होगा प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म और ओवम दोनों का साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होना जरूरी है, एक साथ होना जरूरी है। सिर्फ स्पर्म चला गया ओवम है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ओवम आ रहा है और उस टाइम पे स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। इस बात से एक और चीज दिमाग में बिठा लें आप थोड़ा सा। अच्छा छोड़ो, इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, ये बात आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट पढ़े आप, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पर्म कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, मार्क दिस वर्ड, जो कि ओवम का प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जब स्पर्म ओवम के अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले जोना पेलुसिडा आएगा बाहर। तो जोना पेलुसिडा को उसको छेद करना पड़ेगा। कैसे छेद कर पाएगा, स्पर्म के हेड में एक्रोजोम होता है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, और उस एक्रोजोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम रिलीज करेगा और एंजाइम का काम है ब्रेक डाउन करना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो जोना पेलुसिडा रप्चर होगा, टूटेगा, और उसके बाद स्पर्म अंदर घुस पाएगा ओवम में। तो एक्रोजोम of the sperm secrete the lytic या hydrolytic enzyme जिसका नाम है hyaluronidase enzyme, and it helps in the penetration of the ovum
penetration of the sperm actually into the ovum cytoplasm through the zona pellucida layer. ठीक है, the meiotic division of the secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte का जो meiotic division complete होगा उसके बारे में यहाँ पे बात है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे और समझोगे. The meiotic division of the secondary oocyte after the sperm enter the plasma membrane of the ovum will take place. The second meiotic division में second polar body और ovum बन जाएगा. So the nucleus of ovum and the sperm finally will form a structure which is called zygote. The sex of the baby is decided at this stage. बहुत obvious सी बात है कि जो पहला सेल बनेगा ना उसी टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि ये लड़का या लड़की पैदा होगी. पहले सेल में ये तय हो जाएगा कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होगा. ठीक है ना, ये बात अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि जेंडर कैसे डिसाइड होगा. आज टाइम नहीं मिलेगा तो अगले क्लास में डिसाइड करेंगे. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन आपने वैसे क्लास 10 में भी थोड़ा सा पढ़ा था. सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देखेंगे फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम. बहुत सारे स्पर्म कोशिश करेंगे कि वो ओवम को फ्यूज कर सके. ऑब्वियसली जो सबसे पहले पहुंचेगा वो पेनिट्रेट करके अंदर घुसेगा. बाकी भी कोशिश करेंगे बट बाकियों की कोशिश नाकाम हो जाएगी. फाइनली एक ही स्पर्म जा करके न्यूक्लियस ऑफ ओवम के साथ जुड़ेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन फाइनली कर पाएगा. जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, इस बात को ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे. जैसे कि यहां पे आप ध्यान से सुनो अटेंटिवली कि और डायग्रामेटिकली भी देखना. एरो से आपको शो किया गया जैसे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की कहानी दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेज, बल्कि और भी है 9-10 स्टेज भी नीचे भी यूट्रस में. यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है. अब सेकेंडरी oocyte जो है इसमें बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं. यहाँ पे आप देखो बहुत सारे मल्टीपल स्पर्म कोशिश करेंगे पेनिट्रेट करने का बट एक ही स्पर्म उसको फाइनली पेनिट्रेट कर पा रहा है, ये वाला. ठीक है, जिससे ये स्पर्म ओवम अंदर चला गया ओवम के और फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया. अब जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट में माइटोसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है. देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि न्यूक्लियस एग का मतलब ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है. उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जाइगोट की फॉर्मेशन हुई क्योंकि ये है एम्ब्यूलरी स्टेज, एम्ब्यूला और इस्मस का जंक्शन जहाँ पे जाइगोट बनेगा. अब जाइगोट में माइटोसिस की शुरुआत होगी. जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्टेज, 1 से 2, यहाँ पे 2 सेल स्टेज, फिर दोनों डिवाइड करके 4, 4 सेल स्टेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, 4 से फिर 8, 8 सेल स्टेज. देखो क्या है कि एक छोटा सा जाइगोट जो डेवलप हुआ था, ये छोटा सा जाइगोट अभी कहाँ प्रेजेंट था, फैलोपियन ट्यूब में. अभी 1 से 2 बनेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर 2 से 4 और बड़ा होगा, 4 से 8 थोड़ा और बड़ा होगा. लेकिन अब फैलोपियन ट्यूब बहुत पतला ट्यूब है, बहुत पतला पाइप है, तो इसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाए तो उतना जगह मिल पाए. तो ये जब 8 सेल का हो जाएगा तो इसका नाम है मॉर्यूला. मॉर्यूला. अब ये मॉर्यूला गोल गोल ऐसे ऐसे बॉल की तरह घूमते घूमते फैलोपियन ट्यूब से रोल करते करते नीचे आ जाएगा. कहां आ जाएगा नीचे? इनटू द यूटेरस. आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से ये बात कि यूटेरस का इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोमेट्रियम का. याद है बात? एंडोमेट्रियम बनवाने का काम किसका था? प्रोजेस्टेरॉन का. ये काम कब करता था प्रोजेस्टेरॉन? जैसे ही ओवम बाहर आता था 14th डे, और एंडोमेट्रियम का लेयर थिक करने का प्रोसेस प्रोजेस्टेरॉन शुरू कर देता था. ठीक है ना? तो जब ओवम बाहर आया तो एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गया है. उसी टाइम पे स्पर्म भी आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई. फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर मॉर्यूला बना. अब मॉर्यूला काफी बड़ा हो चुका है क्योंकि 8 से 16 सेल का स्टेज होता है. ये उतना जगह नहीं कि फैलोपियन ट्यूब में और ग्रो करेगा. तो ये गोल गोल गुलाटी मारते मारते घूमते घूमते कहाँ जाएगा? आ जाएगा ये वॉल ऑफ यूट्रस में. और वॉल ऑफ यूट्रस में तैयारी पहले से की गई थी, बल्कि पुबर्टी जब से हुआ था तब से किया जा रहा था. हर महीने तैयारी होती थी एंडोमेट्रियम थिक करने की, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता था, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती थी. बट अब जब प्रेगनेंसी हुई है तो ये जो एंडोमेट्रियम बना है अंदर, इस एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा मॉर्यूला. इम्प्लांट मतलब गड़ जाएगा, गथ जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा, उसके ऊपर और लेयर ऐड हो जाएगा एंडोमेट्रियम का. तो ये बात देखिए आप जरा कि मॉर्यूला, यहाँ पे आप देखिए एरो में, मॉर्यूला यहाँ पे था
और मॉर्यूला अब आकर के एंडोमेट्रियम के वॉल्स में एम्बेडेड होना शुरू हो रहा है। ठीक है, इम्प्लांट या एम्बेडेड होना शुरू हो रहा है, तो ये अंदर घुसता चला जाएगा और इसकी डेवलपमेंट चल रही है, माइटोसिस चल रहा है। 8 से 16 बना, फिर और डिवाइड किया 32 बना, और डिवाइड किया 64 बना, और डिवाइड किया 128 बना, डबल फर्दर डबल 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 डबल, ये प्रोसेस लगातार चलता रह रहा है। और ये धीरे धीरे जाकर एक छोटा सा एलोंगेटेड कीड़े की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, पहले इंसान के एम्ब्रियो का भी। इंसान के एम्ब्रियो को भी एकदम इनिशियल स्टेज में हम देखेंगे तो लगेगा नहीं कि इंसान का ये एम्ब्रियो है, बट जब ये 1 से सवा महीने का हो जाएगा ना, तब ये जाकर के थोड़ा थोड़ा शेप लेना चालू करेगा, ह्यूमन शेप। इस पे हम लोग डायग्रामेटिकली इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, ये आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, डोंट वरी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये चल रहा है विद इन द यूट्रस ऑब्वियसली। नटशेल में बात ऐसी है कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम आएगा, ओवम आने के बाद आकर के स्टोर या स्टे करेगा एम्प्यूला और इस्थमस के बीचों बीच, उसको एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं। वहीं पे स्पर्म को पहुंचना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। स्पर्म का रास्ता होगा यहां से, वजाइना के थ्रू ये आगे बढ़ेगा, सर्वाइकल कनाल, फिर सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस का पूरा रास्ता ट्रैवल करते हुए, फिर ये स्लो 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 होते होते पहुंचेगा टिल द ओवम, जहां पे ओवम प्रेजेंट है। तो ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये ओवम बन जाएगा जाइगोट। दिस इज जाइगोट। अब जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि अब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल्स बन रहा है। जाइगोट वाज 2n डिप्लॉइड, तो उससे 2 और नए सेल बने, वो भी डिप्लॉइड। अब दोनों से और दो और बनेंगे तो 4 सेल बना, वो सब डिप्लॉइड। चारों से दो और बनेगा, 8 सेल बना, सब डिप्लॉइड। तो हमारे बॉडी में जितना भी सेल बनेगा सब माइटोटिक डिवीजन से बन रहा है। ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज है, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये पूरी आगे की कहानी जो है वो यूट्रस के अंदर चलेगी। यूट्रस को आप यूट्राइन कैविटी भी बोलते हैं, इन सिंपल बेसिक इंग्लिश इट्स आल्सो कॉल्ड वूम्ब, WOMB, जिसको हिंदी में आप कोक बोलते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द oogenesis एंड द एम्ब्रियोजेनेटिक स्टेज। ये पूरा एम्ब्रियोजेनेटिक स्टेज खत्म नहीं हुआ है, बट इसमें आगे की जो डेवलपमेंट है कि 1 महीने में, फिर 1.5 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद बच्चे का क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर 8 महीने के बाद क्या हुआ, फिर 9 महीने के बाद बच्चा पूरा रेडी होगा पार्चुरेशन के लिए, बॉडी से बाहर आने के लिए। कई बार बच्चे को हमें वक्त से पहले भी निकालना पड़ता है, वो सारी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कई बार जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं, उसकी क्या वजह होगी ये भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज का जो प्राइमरी डिस्कशन है वो है oogenesis, जो 3 स्टेज में डिवाइडेड है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होगा और बहुत सारी उगोनिया मल्टीप्लाई होकर के अपना नंबर बढ़ाएंगे। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि उगोनिया से प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट होगी, प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल से फर्दर टर्शियरी फॉलिकल से एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी, और उसके अंदर जो है वो अभी भी प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। अब इस टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte का फर्दर जो डेवलपमेंट है वो होगा 3rd फेज में, जिसको आप बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में मियोसिस के दोनों स्टेप होंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होगा कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ठीक है ना। और फिर मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ कि फिर सेकेंडरी oocyte से ओवम बना और सेकेंड पोलर बॉडी बना। ये जो कहानी थी दैट वाज अबाउट द oogenesis। आपको बातें तब तक बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगी जब तक आप खुद से इसकी थियोरी को, खुद से इसकी एनसीईआरटी और शीट को नहीं पढ़ेंगे। तो द ओनली एंड द बेसिक सॉर्ट ऑफ वेपन दैट यू हैव इज टू, along with the auditory virtual class, you need to go through the theory। ठीक है ना। तो प्लीज आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते चलो। आपका टेस्ट होगा 2-3 दिनों के बाद इस टॉपिक का एमसीक्यू टेस्ट, वर्बली ऑनलाइन। वर्बली मतलब आप लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा रूल टेस्ट का टेस्ट कैसे होगा। टेस्ट प्रॉपर टेस्ट की तरह से होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे एंड वी विल बी असेसिंग यू कि आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा है उसमें से कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है। सो व्हाट आई वुड एडवाइज यू वुड बी दिस कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक और अपनी शीट जो आपको फॉरवर्ड करके सेंड की गई होगी उसको अच्छे से
अटेंटिविटी के साथ थोड़ा प्लीज पढ़ेंगे, दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट एंड एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में की जाएंगी। यू वुड बी लाइक हम लोग अगले क्लास में कुछ प्राइमरी डिस्कशन करेंगे, दैट विल इंक्लूड लॉट्स ऑफ स्टफ्स सच एज ट्विंस की फॉर्मेशन का रीजन, हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिस्कशन जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, दैट विल इंक्लूड के व्हाट आर द रीजंस के ट्विंस में दो भाई कैसे पैदा होंगे, दो बहनें पैदा भी होती हैं ट्विंस में, कभी भाई बहन भी पैदा होते हैं, उसका क्या रीजन होता है, आइसोजाइगोटिक ट्विन क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं, वी विल बी टॉकिंग ऑल दोस एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। और फिर हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि जेंडर कैसे डिसाइड होता है, लड़का या लड़की का पैदा होना ये किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो एनीवे, further of the discussion we will be proceeding ahead in the next class, that will be on Friday obviously, matlab as per the schedule. Your MWF are the 3 days जिस पे आपकी reproduction की classes चलेंगी, ठीक है। तो ये क्लासेस आपके होंगे जिनमें रिप्रोडक्शन की क्लासेस चलेंगी आपकी अभी फिलहाल, तो फिर बाकी के डिस्कशंस आपको फिर सर बताएंगे। और the most important takeaway note from the today's class will be if you are not reading and going through the diagram in biology on your own, you don't expect to memorize the things just by auditory analysis of the stuffs. It won't be possible कि सिर्फ सुन करके आपको सब कुछ याद हो जाए या सब कुछ absolutely समझ में आ जाए. You have to give some time at your home, और वो आपको खुद से पढ़ करके देना पड़ेगा वक्त, ठीक है ना। तो चलो, विल बी डिस्कस एंडिंग द डिस्कशन